हिंदी कुमार भारती 9वीं कक्षा की पहली इकाई का 10वां दिवस का अवसान। यहाँ पर दिवस का अर्थ होता है सुबह या दिन और अवसान का अर्थ होता है अंत। अब यहाँ पर दिवस का अवसान यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि कवि उनकी पूरे दिन की कथा के बारे में वो अंत में क्या होता है उसकी भी हमें जानकारी देते हैं। इनके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो पहले हम इसका परिचय करवाते हैं कवि का जन्म 15 अप्रैल 1865 निज़ामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 में हुई है। परिचय। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार हरिओद जी की भूमिका हिंदी साहित्य के विकास में नींव के पत्थर के समान है। भाषा पर हरिओद जी का अद्भुत अधिकार प्राप्त था। आपकी भाषा प्रांजल और आकर्षक है। आपकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्द, फारसी, उर्दू आदि के शब्दों के प्रयोग हृदयगामी है। प्रमुख कृतियाँ: रस कलश ब्रजभाषा में काव्य संग्रह, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, महाकाव्य, ढेर हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल उपन्यास, कबीर वंचनावली, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। आलोचना: रुक्मणी परिचय, पद्युमन, विजय, व्यायोग नाटक, हरिओद सई, कल्पता, चभूते, चौपदे, पारिजात मुक्तक काव्य है। पद्य संबंधित: महाकाव्य में एक पूरी कथा का होना अनिवार्य है। महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रता से विकसित किया जाता है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होता है, किंतु सर्ग का अंतिम पद भिन्न छंद होता है। सर्गों की संख्या 8 या इससे अधिक होती है। प्रस्तुत काव्यांश प्रिय प्रवास काव्य महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। यहाँ हरिओद जी ने साया काल की प्राकृतिक छटा और गोकुल के ग्रामीण जीवन का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब इसके आगे हम देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये आपके लिए करना है। संभाषणी में यहाँ हमको सुनना है और कृति के लिए आवश्यक सौंपन ये आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी को भाषण देने के विषय देना, यानी कि हम ऐसे आपको विषय देंगे, आप उससे भाषण तैयार करेंगे। उस भाषण में उद्धरण, कहावतें, मुहावरे आदि का उपयोग करके आपको ऐसा भाषण तैयार करना है। इस तरह से आपको ये बनाना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर कवि आगे क्या कहते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। विपिन बीच विहंगम वृंद का, कल निदांत विविधित था हुआ, ध्वनिमयी विभिन्नता विहागवली, उड़ रही नभमंडल मध्य थी। अधिक और हुई नभ लालिमा, दश दिशा अनुरंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरि तिमा, अरुणमिया विमज्जित सी हुई। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनके कठिन शब्द का अर्थ। सबसे पहले हम आपको अवसान का अर्थ रहता है अंत। गगन का अर्थ होता है आकाश। लोहित का अर्थ होता है लाल। तरु का अर्थ होता है पेड़। शिखा, पेड़ का ऊपरी भाग को हम शिखा कहते हैं। उसके बाद राजती यानी सुशोभती, यानी कि सुशोभित होना। उसके बाद है कमलिनी कुल वल्लभ यानी कि इसे हम कहेंगे सूर्य। उसके बाद प्रभा यानी कि चमक, प्रकाश। फिर विपिन का अर्थ होता है जंगल। वृंद यानी समूह। कलनिदात यानी स्वर। विविधित यानी बढ़ गया।
विहंगावली यानी पक्षियों के कतारे। उसके बाद है अनुरंजित यानी प्रसन्न या संतुष्ट। सकल यानी सभी। पादप यानी पेड़। उसके बाद अरुणिमा यानी कि लाल। और विनिमज्जित यानी कि यह है डूबी हुई। ये आपको मैंने कठिन शब्द के अर्थ बता दिए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश का सरल भावार्थ क्या है। यहाँ पर कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद सायंकाल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिन का अंत निकट था। क्या था? दिन का अंत निकट था, यानी कि दिन बीत रहा था और दिन जब बीतता है तो उसका अंत क्या हो जाता है? निकट आ जाता है, यानी कि उसका अवसान निकट आ जाता है। आकाश लाल रंग का होने लगा था। जब हम देखते हैं कि दिन की शुरुआत होती है तो सूर्य की किरणों से लाल पीली होती है, फिर उसके बाद सफ़ेद हो जाती है और दिन जब ढलने लगता है तो वापस वह लाल रंग में हो जाती है। पेड़ों की चोटियाँ फुंगियों पर अब सूर्य की किरणें सुशोभित हो रही थी। शाम के समय हम देखेंगे जब सूर्य की किरणें वृक्ष पर पड़ती है तो वृक्ष में क्या लगता है? बहुत अधिक सुशोभित यानी कि सुंदर लगने लगते हैं। जंगल के बीचों बीच पक्षियों का कलवड़ बढ़ गया, यानी कि जंगल के बीचों बीच पक्षियों की जो कलवल की आवाज़ थी, उनकी जो आवाज़ गूंज रही थी वह बहुत अधिक बढ़ गई। विभिन्न प्रकार के पक्षी शोर करते हुए आसमान में उड़ रहे थे। आकाश में लालिमा के बढ़ जाने से दशों दिशाएं भी प्रसन्न दिखाई दे रही थी। जंगल के सभी पेड़ों की हरियाली लाल रंग में उड़ रही थी। तो यहाँ पर हमें सायंकाल का वर्णन हरिओद जी ने बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। मैं आपको 3 पंक्ति पढ़ाने के बाद अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जैसे कि संजाल पूर्ण करो। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। अब कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक क्या क्या बताया गया था? तो ये यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 काव्य को हमको पढ़ना है और उसमें से हमें क्या निकालना है? उसके उत्तर। तो उसके उत्तर किस तरह से निकालेंगे? मैंने प्रश्न पूछा है कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। अब यहाँ पर प्राकृतिक घटक कौन कौन से बताए गए हैं तो यहाँ पर हमें ढूंढना है। तो ये जब हम ढूंढेंगे तो इसमें हमें दिखाई देगा कि इसमें प्राकृतिक घटक सबसे पहला बताया गया है संध्या का समय, 1, यानी कि उसके बाद दिखेंगे अरुण में आकाश, 2, उसके बाद है सूर्य प्रकाश, 3, और उसके बाद बताया गया है तरु और शिखा। आगे ध्यान में, तो इस तरह से हमें ढूंढना है कि यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। जैसे कि संध्या, यानी कि यहाँ पर दिवस का असंध्य हम क्या लिखेंगे? तो इसमें से हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जैसे दिया है अरुण प्रकाश, तो ये परिच्छेद में से आपको ढूंढकर लिखना है। अब दूसरा प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ खालिस्तान हो चला। अब ये प्रश्न दिए, इसमें आपको ऑप्शन दे सकते हो मोहित, लोहित या सोहित। अगर हमने ये पंक्ति पढ़ी है तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। तो मैंने क्या पढ़ा था? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ, तो इसका आंसर आएगा लोहित। तो ये आंसर हमें लिखना है। उसके बाद दिया जाएगा ध्वनिमीय विविंदा विहंगावली उड़ रही खालिस्तान मध्य थी। अब हमें देखना है तो ये इसका उत्तर हम देखेंगे तो इसका उत्तर कहाँ पर आएगा? नभमंडल। आपको ऑप्शन दिया जाएगा थलमंडल, जलमंडल या नभमंडल। तो हम इसमें से उत्तर देखेंगे तो हमारा उत्तर होगा नभमंडल। अब आपको पूछे जाएंगे सही और गलत विधान बताइए। समय बीतने के साथ आकाश में लालिमा बढ़ने लगी, क्या उसका उत्तर सही है? इसका उत्तर क्या होगा? हाँ सही है ना इसका उत्तर। समय बीतने के साथ आकाश में लालिमा पड़ने लगी। समय जैसे जैसे बीतते गया तो हमने देखा कि लाल किरणों के रूप में हरियाली, पेड़ पौधे सब क्या हो गए? हमें लाल लाल दिखने लगे। तो ये उसका उत्तर हमारा क्या रहेगा? सत्य। दूसरा है सूर्य की प्रभा पेड़ों के तनों पर पड़ रही थी, इसका उत्तर आएगा नहीं, सूर्य की प्रभा नहीं पड़ रही थी, यानी कि उसकी जो लाल किरणें हैं वो कहाँ पर पड़ रही थी? वो पेड़ों में पड़ रही और सुशोभित दिख रही थी। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? असत्य रहेगा। अब उसके बाद आपको कुछ प्रश्न और पूछे जाएंगे, जैसे कि पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्नलिखित। हमें क्या करना है? प्रश्न तैयार करना है। मैं आपको उत्तर दूंगी, जैसे कि गगन और विहंगावली।
अब हम ऐसे कौन से प्रश्न तैयार कर सकते जिसका उत्तर गगन आए। जैसे कि मैं प्रश्न थे गगन का, कमलिनी कुल वल्लभ से कवि का आशय, तो क्या होगा, कमलिनी कुल वल्लभ से कवि का आशय। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर हम लिखेंगे संध्या के समय लोहित हो चला। प्रश्न ये रहेगा संध्या के समय क्या लोहित हो चला, तो क्या लिखेंगे संध्या के समय गगन लोहित हो चला। अब दूसरा प्रश्न रहेगा विहंगावली, विहंगावली। अब इसका उत्तर क्या लगेगा, प्रश्न क्या बनाएंगे, शाम के समय ध्वनि करती हुई आकाश में क्या उड़ रही थी, तो इसका होता है शाम के समय ध्वनि हुई आकाश में विहंगावली उड़ रही थी। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रश्न तैयार हो गया। अब आपको पूछना आ जाएगा उत्तर लिखिए। कमलिनी कुल वल्लभ से कवि का आशय क्या है, कमलिनी कुल वल्लभ से प्रभा से कवि का आशय सूर्य के प्रकाश से है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से उसका आशय प्रकट कर, ये लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, कवि द्वारा वर्णित समय, कौन से समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है, कवि द्वारा वर्णित समय यहाँ पर बताया गया है संध्या काल। तो इस 1 2 3 यहाँ पर हमें 1 2 3 इन 3 पर काव्य के माध्यम से हमें प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछे जाएगा कि इन तीनों में से आप कोई भी 4 पंक्तियों का सरल अर्थ में भावार्थ लिखिए। तो आप इसको इसका भावार्थ लिखना पड़ेगा। अब हम चौथा काव्य की ओर देखेंगे। झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश विहारिणी, तरणी बिंब तिरोहित हो चला गगन मंडल मध्य शैन शैन। निमिष में वन व्यापित विथिका विविंद धेनु विभूषित हो गई। धवल घुसर वत्स समूह थी भी विलसता जिनके दल साथ था। अब हम यहाँ पर देखेंगे इनके कठिन शब्द के अर्थ। यहाँ पर पुलिनो, पुलिन का अर्थ होता है नदी का किनारा या रेत। उसके बाद हम देखेंगे अचल, अचल का अर्थ रहता है पहाड़। शिखर, शिखर का अर्थ रहता है चोटी। पादप, पेड़। विहारिणी यानी कि विहार करने वाली। तरणी, सूर्य। तिरोहित यानी गायब। शैन शैन यानी धीरे धीरे। निमिष, पल भर। विथिका, गली या पगडंडी। व्यापित, फैली हुई। घेनु यानी गाय। धवल यानी सफ़ेद। घुसर यानी घुसरित। फिसलता यानी सुशोभित होना। दल यानी समूह। अब मैंने यहाँ पर आपको कठिन शब्द के अर्थ बताया है। अब हम इसके आगे देखेंगे। कवि के अनुसार गगन की यह लालिमा रेत तथा किनारों पर भी दिखाई देती थी। अब ये गगन की लालिमा हर जगह दिखाई दे रही, पहले पेड़ में दिखाई दी, फिर इसके बाद हरियालियों में दिखाई दी। अब ये हमें कहाँ पर दिखाई दे रही है, रेत में भी यह लालिमा हमें दिखाई दे रही है तथा किनारों पर भी ये हमें दिखाई दे रही है। नदियों और तालाबों के जल में भी हमें दिखाई पड़ने वाली यह लालिमा बहुत ही सुंदर थी। कवि के अनुसार सूर्य की जो किरणें पेड़ों के शीश यानी सिर पर विहार कर रही थी, तब वे पहाड़ की चोटियों पर जा चढ़ी। कहाँ पर बैठी वह, पहाड़ों की चोटियों पर जा पर चढ़ी। सूर्य का बिंब भी धीरे धीरे आकाश से अदृश्य होने लगा। पल भर में ही जंगल में फैली हुई पगडंडियां अनेक प्रकार की गायों से सुशोभित हो गई। उन गायों के साथ उनके धूर्षित बछड़े भी थे। तो यहाँ पर हमें संध्या काल का बहुत ही सुंदर वर्णन हमें हरियोत जी ने बताया है।